हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज़ में चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज है इसका थर्ड लेक्चर जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब ऐसा कौन सा सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम हमें दिया हुआ है, मतलब फ्लो चार्ट हमें दिया हुआ है। हमें पता है सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि इमैच्योर जर्म सेल। और ये इमैच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है। इसमें माइटोसिस हो रही है यानी कि इक्वेशनल डिवीजन हो रही है। अब माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेंगे, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो ये भी डिप्लॉयड होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रही है। मियोटिक डिवीजन क्या है? रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? हाफ। और क्या बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन माइटोसिस जैसी ही होती है, मतलब इक्वेशनल होती है, यानी सेल तो डिवाइड करते हैं पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। यानी हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन गए। अब इन स्पर्मेटिड्स में डिफ्रेंसिएशन होगी और क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पर्मेटोगोनिया, यही करेक्ट है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? डिप्लॉयड है। उसके अलावा बाकी आप देख सकते हो सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये आप किस में देखोगे? ये आप oogenesis के डायग्राम में देखोगे। और सेकेंडरी पोलर बॉडी की प्लॉइडी क्या है, ये अब आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी oogenesis में देखोगे। और लास्टली क्या है? स्पर्मेटिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ये हमने अभी पढ़ा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना है? तो यहाँ बने हैं स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद स्पर्मेटिड्स और लास्टली क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटोजोआ। तो ये हमारे पास क्या हो गई? सीक्वेंस हो गई। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है स्पर्मेटोगोनिया, सही है। स्पर्मेटोसाइट सही है। स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। अब देखो ये ना 2012 में क्वेश्चन था और ये मैमेलियन स्पर्म के बारे में हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, मतलब बाकी सब ट्रू है, एक यहाँ पर फॉल्स है। अब हम अगर पिछले 5-7 साल का ट्रेंड देखें ना तो पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी में से है, मतलब 99% जो पेपर है बायो का तो खासकर वो एनसीईआरटी में ही है। अब इससे पहले के क्वेश्चंस के लिए हमने क्या करना है? क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने हैं, पीवाईक्यू के थ्रू ही इन चीज़ों की रिवीजन करनी है। पर इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो अब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो बी स्मार्ट, इतना फालतू का झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फिलहाल, जब इतने कम दिन पड़े हैं नीट को, कोई फिलहाल दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। देखो लिखा हुआ है स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन। अब आपको अगर ये सेंटेंस सही है या गलत है ये नहीं भी पता तो 1 मिनट के लिए होल्ड ऑन, आगे करो, आगे के ऑप्शंस को पढ़ो। अगला ऑप्शन आपको ज़रूर पता होगा, कोई ना कोई ऑप्शन तो इनमें से पता होगा। स्पर्म इज़ वाएबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आप इस चीज़ को समझते हो कि स्पर्म की वायबिलिटी सिर्फ एक दिन की तो नहीं है, सेवरल डेज की है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो यही हो गई। तो मतलब आपको बाकी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है ये पता होना हो, अगर आपने चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं आपको उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्केलाइन मीडियम। बिल्कुल ठीक है, स्पर्म का जो पीएच होता है वो 7.3 से 7.5 होता है, एल्केलाइन होता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है। दिस इज द रीज़न कि कितने सारे स्पर्म तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मर जाते हैं, है ना। सारे स्पर्म तो फर्टिलाइज नहीं करते हैं, काफ़ी सारे स्पर्म एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से मर जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, ये तो एनसीईआरटी में ही मेंशन है। स्पर्म की मोटिलिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पर्म की वायबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ करेक्ट बाय ह्यूमन स्पर्म। अब ये भी देखो 2010 का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगेन वही बात जो मैंने बताई कि अब तो पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है कि हमने ये एनसीईआरटी में पढ़े नहीं है। एनसीईआरटी में आपने ये जो 4 ऑप्शन है ज़रूरी नहीं है कि एक आधा नहीं पढ़ा होगा, बाकी तो पढ़े ही होंगे। अब देखो लिखा हुआ है स्पर्म लाइसेंस इन एक्रोजम डिजोल्व एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग
और फर्टिलाइजेशन। आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि एक्रोसोम के अंदर एंजाइम है और वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवा रहे हैं, तो ये तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ही है। अगर ये भी नहीं पता कि ये करेक्ट ऑप्शन है या नहीं, इसके आप दूसरे ऑप्शंस पढ़ लो तो एटलीस्ट आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पता चल जाएगा, आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगला ऑप्शन है एक्रोसोम सर्व्स एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग स्पर्म टुवर्ड्स ओवम। हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। एक्रोसोम हैज़ नो पर्टिकुलर फंक्शन, गलत है। फर्टिलाइजेशन करवा रहा है एक्रोसोम, एंजाइम्स हैं उसके अंदर जिसके जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं। एक्रोसोम हैज़ अ कॉनिकल टिप फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग एग फॉर फर्टिलाइजेशन। कुछ कुछ सही लग रहा है पर ऐसा नहीं है, मतलब पियर्सिंग और पेनिट्रेटिंग तो नहीं है, बल्कि ये क्या है, डिसॉल्विंग है। ये पियर्सिंग और पेनिट्रेट नहीं करता है, ये डिसॉल्व करता है एग की मेम्ब्रेन को, तो ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। आज का 5th क्वेश्चन है सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स। ये देखो, कल आपने लेक्चर लगाया होगा तो तब भी हमने 1 या 2 बार ये क्वेश्चन देखा है, ऐसा ही एटलीस्ट 2 बार देखा है। आई थिंक 2017 या 18 में ये रिपीटेड था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और देखो 2010 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दैट प्रूव्स कि PYQ रिपीट होते हैं और यहीं से आपको PYQ की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अब इसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि कल के वीडियो में आप देख कर आए हो कि कब होता है ये, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंटिल आफ्टर स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड द ओवम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिक्रीशंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। अब NCERT का ही ये क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया है। जो मेल असेसरी ग्लैंड्स है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, एक तो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इनकी सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा बनाती है और सेमिनल प्लाज्मा रिच है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम में। तो इसका आंसर आ जाएगा मेल असेसरी ग्लैंड्स। फिर देखो 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसकी सिक्रीशंस रिच है फ्रक्टोज, कैल्शियम और अदर एंजाइम्स में। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच है। तो देखो 2009 में जो ऑप्शंस थे 2010 में उसी को क्वेश्चन बना दिया। यहीं से PYQ की इंपॉर्टेंस का हमें पता चलता है। आप लगाते रह जाते हो महंगे क्विज, महंगी कोचिंग्स, और दिस इज़ द रीज़न इतने बच्चे वो वीडियोस देखते हैं, वो लेक्चर्स लगाते हैं, मैराथन वाले इतने सारे बच्चे कोचिंग लेते हैं पर सबका नीट क्लियर नहीं होता क्योंकि आप भेड़ चाल में भाग रहे हो। आप सबको देख कर चल रहे हो, उनके पीछे चल रहे हो। वो चीज़ नेसेसरी भी नहीं है। नेसेसरी ये है कि पेपर NCERT से बना रहा है और उसमें आप देखो कि पेपर कैसा बनता है। क्विज से, मॉक टेस्ट से अंदाज़ा लगाओगे कि पेपर कैसे बन रहा है। उससे अच्छा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अंदाज़ा लगाओ कि पेपर कैसा बनाया जा रहा है। तो ये तो ठीक ही है कि सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और एंजाइम्स में। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रक्टोज सही है, कैल्शियम सही है, एंजाइम सही है, पुअर इन कैल्शियम ये तो गलत हो गया। फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, ये ऑप्शन हमारे पास सही है। तो ऑप्शन 20 का क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि ऑप्शन सी को आप देखते हो तो इसमें तो लिखा है नो एंजाइम, पर एंजाइम तो है ना, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम है ना। फिर ग्लूकोज की तो बात ही नहीं हो रही, फ्रक्टोज की हो रही है। अगेन देखो 2010 में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ना, ये वाला सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम। 2017 में भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा। देखो 1993 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1993 में अगर आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है, 2017 या पता नहीं 16 या 18 इसी के आसपास ये क्वेश्चन दोबारा आया, तो अब 2025 में भी इसकी उम्मीद हो सकती है। तो PYQ को इसीलिए करना ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इसीलिए PYQ के तो सारे लेक्चर्स लगाओ, थोड़ा स्पीड पे लगा लो, जल्दी हो जाएगा। और हाँ, आप लेक्चर को रोक के अपना आंसर खुद सोच भी सकते हो, मेरे आंसर बताने का वेट मत करो। एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स ऑब्वियसली आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्लियर, स्पर्म की एंट्री होगी तभी तो ओवम बनेगा, फिर ओवम और स्पर्म फ्यूज कर कर जाइगोट बनाएंगे तो तब फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, क्लियर। फिर मिडल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पोजेस। अब देखो ये ना क्वेश्चन 1991 में पूछा गया। अब मैं इसका आपको बताती हूँ। NTA के हिसाब से, मतलब आंसर की के हिसाब से इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। पर NCERT में इसका लिखा हुआ है कि मिडल पीस ऑफ स्पर्म पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। ठीक है, अब यहाँ सेंट्रियोल के बारे में नहीं लिखा हुआ, पर डायग्राम में हमें सेंट्रियोल बनाकर दिखाया भी हुआ है। और मैंने दूसरी रेफरेंस बुक में भी चेक किया तो मैमेलियन स्पर्म जो होता है उसका मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल कंटेन करता है। ठीक है, सिंस क्वेश्चन भी 1991 का है तो हो सकता है उसके बाद NCERT में जो भी चेंजेस हुए, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तब तो हो भी सकता है कि क्या पता NCERT से बाहर ये क्वेश्चन आया हो, तो इसको याद रखना। अगला देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। अब देखो फर्स्ट सबसे पहले लिखा हुआ है इन नॉन प्राइमेट, और ये 2023 में आया हुआ है, इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल। अब आपको हो सकता है ये किसी लेक्चर में आपने एक्स्ट्रा सुना हो कि ईस्टर साइकिल बोलते हैं हम नॉन प्राइमेट में, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है कि प्राइमेट्स में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, नॉन प्राइमेट्स का मेंशन नहीं है। अब आपने पहला ही ऑप्शन देख के घबराना नहीं है कि यार ये क्या आ गया, हमने तो ये पढ़ नहीं रखा। पहला ऑप्शन देखकर नहीं घबराना है, बाकी के ऑप्शन देखो। अब देखो लिखा हुआ है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन्स एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एट प्यूबर्टी एंड इट्स कॉल्ड मेनार्क, मेनोपॉज नहीं है, तो ये बी तो गलत हो गया। अब जिस जिस ऑप्शन में बी है वो कट कर दो, ये कट ये कट, डी और सी तो कट ही हो गया। अब बाकी ऑप्शन देखो, ए और डी तो दोनों में ही करेक्ट है, तो ए की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ा है या नहीं, ए तो करेक्ट ही है। अब आपने डी भी देख लो, करेक्ट ही है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, मतलब ये भी ठीक ही है। लेकिन सी ऑप्शन देखो, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, मैं वो स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाई यहाँ पर क्योंकि वो गूगल पे जो एनसीईआरटी अवेलेबल है, पता नहीं क्यों वो हाफ पेजेस के बाद खुल नहीं रही, पर आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लेना, ये मेंशन है। तो सी भी हमारे पास करेक्ट है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ए, सी और डी। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए। कल के लेक्चर में या आज ही मैं और लेक्चर डाल दूंगी, उसमें अगले 10 क्वेश्चंस होंगे, और धीरे धीरे नीट से पहले हम काफ़ी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ऐसे ही कर लेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगी, तो हम डेली, क्योंकि नीट को कुछ ही दिन है, आज है 20 मार्च और नीट अपना है 4 मई को, तो नीट को कुछ ही दिन है, 40-45 डेज जो भी हैं, हमने डेली एक प्रैक्टिस शुरू की थी कि हम 15 PYQ करेंगे। मैं रैंडमली 15 PYQ डालती हूँ टेलीग्राम पे सुबह के टाइम पर, और शाम तक मैं उस 15 PYQ की रिवीजन शीट डाल देती हूँ, जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन लिखे हो या फ्लो चार्ट्स बनाए हो, और आपको उसमें उसको अपनी नोटबुक में एक अलग सी सेपरेट नोटबुक बनाकर उसको लिखना है। पर क्योंकि उसकी डिमांड इतनी बढ़ रही है, वो चीज़ इतनी पसंद आई है लोगों को कि आई हैव डिसाइडेड कि अब हम 20 या 25 क्वेश्चंस डेली डालेंगे। तो आप खुद सोच कर चलो कि अगर 25 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस आपके डेली हो रहे हैं और आपके पास लगभग 45 डेज हैं, तो आप लगभग 900 PYQ अटेंड कर लोगे उसके। और आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं आपके वीक हैं, तो आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं सोचना कि ये चैप्टर हमने किया नहीं है तो इसका PYQ हम ना लगाएं, इसीलिए क्वेश्चन सारे लगाने हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन आईडी में जो मैं डाल रही हूँ टेलीग्राम आईडी, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और साथ साथ में यूट्यूब को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।